हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। बच्चा पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखा है यूट्यूब पर, बहुत सारे वीडियो देखा कि जो भी करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव करा देंगे या फिर छोटा क्वेश्चन 2 लाइन का 3 लाइन का बस इतना कराएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं कराता जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो ये एक सीरीज के टाइप का है। मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन कराऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वीआईएमपी लॉन्ग क्वेश्चन। तो ऐसे में आप लोगों का ये आपका सीरीज स्टार्ट है और जो सारी चीजें कराई जाएंगी आप लोग एक नोट्स बना लो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और रात के 10 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, जबकि मम्मी पापा भैया सब सो रहे हैं, लेकिन मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे स्टूडेंट को टॉपर बनाना है भाई, टॉपर। क्योंकि अगर हाँ मैं रात 10 बजे बना रहा हूं तो आखिर हाँ मैं क्यों बना रहा हूं? मेरे मतलब मुझे आप लोगों को टॉपर बनाना है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं इस समय। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वैसे बना रहा हूं कि सभी लोग सो रहे हैं मैं वीडियो बनाऊं एक पागल की तरह। नहीं, मैं आपको टॉपर बनाना चाहता हूं, आपको आगे ले जाना चाहता हूं, ठीक है? तो सब कुछ समझो आप लोग, जितने क्वेश्चन कराया जाए सब कुछ नोट कर लिया करो। जैसे ही सब कुछ मॉडल पेपर ऊपर आएगा मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक आएगा, सब कुछ सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? देखो लिखा हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध था, उसका जो भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। और वीडियो को लाइक करते चलो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से 3 लाख स्टूडेंट कराओ, क्योंकि बस केवल 12,000 कम है, 12,000 स्टूडेंट केवल कम है। 12,000 आप लोग जल्दी से कराओ। 12,000 स्टूडेंट करने के बाद हम लोग 3 लाख पर एक सेलिब्रेशन करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफी खास होगा। जो आपका पीडीएफ होगा हर एक चैप्टर का मैं अपलोड करने वाला हूं, ठीक है? देखो पहला मतलब यहां लिख देना, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, लिख देना, वैसे कोई जरूरी नहीं है। तो यहां मैं आपको पॉइंट बताऊं। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा, मैंने लिखा है, वैसे मैंने ध्यान नहीं दिया। अब पहला देखो, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। ये जो विश्व युद्ध हुआ था बहुत भयानक विश्व युद्ध हुआ था, इसमें बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे। और इसमें सबसे बड़ा जो इंडिया था, भारत था, ये कर्जदार हो गया। देखो प्रथम इस विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। एक नई जो आर्थिक थी राजनीतिक थी वो सब हटाकर एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। लाइक देखो दूसरा पॉइंट, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। लाइक यहां इस युद्ध को पूरा करने के लिए, इस युद्ध को भरपाई की पूरा करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए। अब ऐसे में अगर कर्जे लिए गए तो कर्जे को चुकाना भी है, कभी भी चुकाना है। अगर मैंने लिया किसी से कर्जा और मैं आज ले आया कार, तो ऐसे में हमें उसे चुकाना पड़ेगा। तो यहां इन्होंने कर्जा लिया तो बट बाद में चुकाना पड़ेगा और इंडिया से ही जाएगा। तो ऐसे में इस खर्चे की भरपाई करने के लिए इस युद्ध में इतने सारे कर्जे हो गए और इसमें कर की वृद्धि भी हो गई, ठीक है? अगला देखो तीसरा पॉइंट, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया। जो सीमा पर शुल्क था वो भी बढ़ा दिया गया और आयकर शुल्क शुरू कर दिया गया। जो आयकर शुल्क है वो शुरू कर दिया गया, आयकर शुल्क शुरू कर दिया गया। और युद्ध के दौरान कीमतें की मुश्किलें बढ़ रही थी। जो कीमत होते हैं मतलब पैसे, एक प्रकार से इसकी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, मतलब कीमतें की मुश्किलें बढ़ रही थी। ये मतलब बहुत ज्यादा कीमत जो था वो बढ़ रहा था और बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल था उस समय व्यतीत करना, क्योंकि एक दिन उस समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें की मुश्किलें बढ़ रही थी, हर एक दाम ऊपर जा रहा था। यहां देखो अगला क्या कह रहा है। देखो अगला चौथा पॉइंट कह रहा है कि गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। जो गांव के सिपाही मतलब गांव के कोई हट्टा कट्टा लड़का है तो उसको सिपाही के रूप में जबरदस्ती भर्ती कर लिया जाता था। भाई आप सिपाही के रूप में भर्ती हो जाओ, क्योंकि इस समय हमें सैनिकों की जरूरत है, क्योंकि युद्ध में सैनिक की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो गांव के लोग थे, गांव के लोगों को सिपाही को जबरन मतलब गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती कर लिया जाता था, जिनके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। ऐसे में जब वो मतलब सिपाही नहीं बनना चाहते, वो आर्मी में नहीं जाना चाहते, तो उन्हें जबरदस्ती सिपाही बनाया जाता था। तो ऐसे में गांव के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि जब मेरा लड़का सिपाही नहीं बनना चाहता तो आप जबरदस्ती क्यों बना रहे हो? तो भाई उस समय सैनिकों की जरूरत थी और सैनिक का मतलब उसका डेथ हो जाए ऐसा नहीं पता था, क्योंकि उस युद्ध में कई सारे सैनिक की मृत्यु हो गई। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर
चैप्टर आपके लिए हो जाता है। और यहाँ देखो फिर उसी समय फ्लू नामक बीमारी फैल गई, बहुत बड़ा महामारी था ये, जैसे कोरोना है उसी टाइप से ये फ्लू नामक बीमारी था, और ये फ्लू नामक महामारी फैल गई। महामारी का अर्थ बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे, मर गए थे। लाइक ये बीमारी थी तो बीमारी से बहुत सारे लोग मरे भी। देखो छठा पॉइंट क्या कह रहा है, 2021 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण, मतलब यहाँ दरिद्रता और महामारी के कारण 120 से 130 लोग मारे गए। एक तो फ्लू नामक बीमारी फैल गई, अब फ्लू नामक बीमारी फैल गई तो इससे भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और दूसरा, उस समय खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, अपना जीवन यापन करना, अपना पेट पालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो यहां से इससे भी लोगों की मृत्यु हो गई, दरिद्रता से भी और महामारी से भी। अगर आपको और पॉइंट्स आते हैं तो और लिख डालो, मैंने आपको 6 पॉइंट के द्वारा बहुत अच्छे समझा दिया। अब यहां आप लोग थोड़े पॉइंट को बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, जैसे ये है तो इस पॉइंट को देखो मैं कैसे बढ़ा रहा हूं। लिखा हुआ है उस समय फ्लू नामक बीमारी फैल गई, तो आप ऐसा बनाओ कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, कीमतें बढ़ रही थी, तब उसी समय एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई जिसका नाम है फ्लू नामक महामारी, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई। ऐसे में इसी चीज को, एक छोटी सी पॉइंट को आप बढ़ाकर आधा पेज लिख सकते हो। सामाजिक विज्ञान में यही करना पड़ता है कि आपको याद कम करना पड़ता है, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा लिखना पड़ता है। लाइक अगर आपके 7 नंबर के प्रश्न आ गए, अब भाई 7 नंबर के प्रश्न के लिए आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके कम से कम 1 से 2 पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहां से आप इसे जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। यहां आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का समाज, भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आपको समझना है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। जो नवीकरणीय संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग एक एक अंतर को समझते हैं, आपको पूरा फाइनली समझ में आ जाएगा। कल वाली वीडियो में मैंने और मतलब अच्छे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान पर के पढ़ाए थे, तो इसीलिए सोच रहा हूं कि उन सारे वीडियोज को लगातार देखते आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है यही, तो नवीकरणीय संसाधन, देखो वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। लाइक अगर कोई भी ऐसी चीज है जो नष्ट हो जाए, लेकिन हम उसे भौतिक, रासायनिक या फिर जो वैज्ञानिकों ने एक एक यांत्रिकी चीज बनाई है उनके द्वारा हम इस चीज को पुनः उत्पन्न कर सकें। लाइक अगर आप देखो, अगर आपका जल है, जल या फिर वन या वन संसाधन, अगर देखो या फिर आप वन है, वन, तो वन को उत्पन्न करने में एक पेड़ लगा दो, फिर आपका एक पेड़ बड़ा होकर काफी कम समय लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितने, 1 साल से भी कम लगेंगे, 2 साल। लेकिन अगर अनवीकरणीय संसाधन में 1-2 साल नहीं, लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 1-2 साल तो छोटी बात है, 10 साल 20 साल छोटी बात है। ये सब नवीकरणीय संसाधन है। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक या फिर यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन आपको समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत नहीं होगा और आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा नवीकरणीय संसाधन। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो वो भी मैं आपको पूरा समझा दूंगा। वैसे आप लोग इसे नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं, क्या देरी करें। देखो पहला एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को हम लोग दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं भाई, सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला देखो, अगला है पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीव आदि। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारे अच्छे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हैं, नोट कर लो अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। जो मैं बता रहा हूँ ये सीरीज आप लोग देखो, और सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, उन सारी चीजों को समझो। यहाँ देखो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। लाइक खनिज और जीवाश्म इसके उदाहरण है। ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष।
तो यहां आपके लिए ये जो है इसका एग्जाम्पल यही लिखा हुआ है, खनिज और जीवाश्म। तो यहां मैं आपको एक बार और रिपीट करा देता हूं, जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भू अंतराल, भूमि के अंदर ये सारी चीजें जो खनिज जीवाश्म में सारी चीजें जो होती हैं भूमि के अंदर होती हैं, तो भू अंतराल या भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है, इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन समझ में आ गया होगा। नवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल व वन्यजीव, और अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है खनिज और जीवाश्म। दोनों नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और मैं आपको अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताऊंगा। एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान को कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अटपटा क्वेश्चन होते हैं और हाँ यही सारे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात कीजिए। अब से 50 वर्ष पहले क्या संभावनाएं हो सकती है? 50 वर्ष पहले आप संभावना करो कि क्या होता था, ये आपको बता रहा है। पहला कोयला होता था, यहां आप लिख देना निम्नलिखित मतलब संभावनाएं होती थी। तो पहला कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता था। कोयला का प्रयोग आप जानते हो पहले क्या होता था कि मतलब कोयले से ही चाय बनाया जाता था, खाना बनाया जाता था, सारी चीजें। अब देखो, अब तो बहुत सारी वृद्धि हो गई भाई, गैस है, गैस नहीं है तुरंत जाओ लाओ, क्योंकि अब खाना नहीं बनेगा गैस के बिना, तो गैस लाओ, तो ऐसे में तभी खाना बनेगा। पहले क्या होता था, कोयले से खाना बन जाता था लाइकेज, और चाय बन जाता था, और मतलब अच्छी अच्छी चीजें जो बनाना चाहो तो कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता था, तथा उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता था। इससे उद्योग भी किए जाते थे, उद्योग का मतलब है कि इससे व्यापार भी किए जाते थे कच्चे माल के रूप में। और वाष्प इंजन, जिसमें कोयले का प्रयोग किया जाता था। एक पहले वाष्प वाला इंजन चलता था जिसमें कोयले का प्रयोग करके चलाया जाता था। अब तो भैया पेट्रोल डालो, डीजल डालो, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं और इसका दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन कोयला बहुत ज्यादा सस्ता था और अगर उससे चले तो बहुत ज्यादा सस्ता है लाइक इस पेट्रोल डीजल के अपेक्षा। अगला देखो, खनिज तेल। खनिज तेल में आते हैं। खनिज तेल का प्रयोग सड़क परिवहन, जहाजों, वायुयान आदि में किया जाता है। देखो, जो खनिज तेल है उसका प्रयोग सड़क परिवहन, जो ट्रक हैं, बस हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियां हैं, जाइलो हैं, मतलब कार हैं, ये सारी चीजें, और वायुयान, जहाज, इन सब में किया जाता है। लाइक इस तेल को परिष्कृत करके डीजल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सारी चीजों से पूरा मतलब सड़क परिवहन चलता है। मतलब सड़क परिवहन, जहाज और वायुयान, सारी चीजें, मिट्टी का तेल, डीजल एंड पेट्रोल, इन सारी चीजें से चलता है, आपको पता होगा। एंड यहां अगला देखो, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस भी बहुत ज्यादा अहम भूमिका था, क्योंकि गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है इस समय, क्योंकि प्राकृतिक गैस जो प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया गैस है उसका भी अब बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। गैस को पाइपों के सहारे दूर दूर स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लाइक इस गैस जो होते हैं, गैस को पाइप के द्वारा, एक पाइप, दो पाइप, तो इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। तो इससे गैस, प्राकृतिक गैस का भी संसाधन हो रहा है। ठीक है, यहां से आपको समझ में आया। अब जल विद्युत समझ लो। जल विद्युत यह ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय अभी मैंने पढ़ाया, देखो मैंने अभी बताया नहीं। जल विद्युत अभी एग्जाम्पल समझाया जल वाला। अब तक ज्ञात सभी संसाधनों में यह सबसे सस्ता है। इसका प्रयोग घरों, दफ्तरों तथा औद्योगिक इकाइयों के बड़े पैमाने पर किया जाता है। देखो, जल बहुत ज्यादा सस्ता है। अगर आपके पास एक नल है बढ़िया सा, तो वहां से आपको पानी मिल जाएगा, तो ये काफी सस्ता है। एंड पेट्रोल, डीजल सारे काफी महंगे हैं। तो यहां से मैंने आपको समझा दिया। आज मैं आपको बता दूं कि 3 क्वेश्चन समझाया है, लेकिन दिल से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके समझाया है, लिख कर समझाया है, और आपको बहुत अच्छे से समझाया है जिस टाइप से मैंने आपको बताया। और इन सारे नोट कर लो। पहला क्वेश्चन आप लोग, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा, पहला ये निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वीडियो पीछे करके भी नोट कर लो। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, 6 पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन का देखो, यहां दूसरा क्वेश्चन यहां है, नवीकरणीय संसाधन क्या है, पहले नोट कर लो, फिर इसके एग्जांपल्स, फिर अनवीकरणीय संसाधन, इसे नोट कर लो, फिर इसके एग्जांपल्स यही है, खनिज और जीवाश्म। तीसरा आप लोग देखो, पहला है कोयला, दूसरा है खनिज तेल, तीसरा है प्राकृतिक गैस,
चौथा है जल विद्युत। सभी नोट कर लो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर ये सीरीज आपको चाहिए तो कमेंट करना, मैं आपको डेली प्रोवाइड करूंगा। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कई बार, लेकिन फिर भी अपलोड करूंगा आप लोगों को टॉपर बनाने के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।